हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई संसार पे। आज अपने बात कर रहे हैं कि जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025-26 है, अभी उनका एग्ज़ाम होने वाला है अभी, जो लास्ट मई से स्टार्ट होगा और जून में जो एग्ज़ाम चलेगा। अब उसका क्या प्लान हो, कैसे आपको तैयारी करनी हो। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि सर अब कुछ याद नहीं होता। अब तो ऐसे लगता है जैसे सारा एकदम से ही बोझ आ गया। सर अब की बार पुराने वाले जैसे पेपर आ गया तो कैसे होगा? पिछली बार जैसे फर्स्ट पेपर बहुत भयंकर पेपर आया था। सब्जेक्ट में बच्चों के काफ़ी अच्छे नंबर थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में रह गए थे। कोई 1 पॉइंट से रह गया, कोई 2 पॉइंट से रह गया ऐसे। तो अब क्या करें सर? ऐसा क्या करें, क्या पढ़ते रहें कि पिछले जैसा अनुभव दोबारा न हो, अब की बार चयन सुनिश्चित हो जाए? इसके लिए क्या करना है? एक तो जो अभी आप पढ़ रहे हो जितने दिनों से, पहली बात तो ये है कि उस पर विश्वास रखो। जो आपने मैटर पढ़ा है, भले ही मैथ पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, रीजनिंग पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, उन सब पर विश्वास रखो। उन सब पर अच्छे ढंग से विश्वास रखो, आपका चयन हो जाएगा। इन दिनों में क्या है कि बिल्कुल भी नया मत पढ़ें। करंट जीके पढ़ते रहें, करंट जीके जैसे नया मिले तो करंट जीके पढ़ते रहें। ऐसे नहीं कि आपने कुछ टॉपिक छोड़ रखा है और वो उस टॉपिक को अब कवर करने का प्रयास करो। इन दिनों में पुराने वाला भी फिर रिपीट नहीं होगा और जो नए वाला है वो भी याद नहीं रहेगा। थोड़े दिन बचे हैं, ऐसे मान लो कि 1.5 महीना है अपने पास, 1.5 महीना है ही नहीं, 1 महीना मान लो। 1 महीने में अपने को कवर करना है सब कुछ। तो एक तो करंट जीके है ना, वो करंट जीके बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। एक तो जो आपने समसामयिकी है, एक तो वो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। बाकी तो ये है कि अपने जो भी गणित पढ़ी है, रीजनिंग पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, विज्ञान पढ़ी है, वो सारा का सारा जो भी पढ़ रहे हो ना, उनसे संबंधित ही पढ़ते रहो बस। उसको रिपीट करते रहो। एक जितने भी एक नई चीज आपको ये बताऊं कि आपके जो नोट्स है, आपकी जो किताबें हैं, उनको अब शॉर्ट्स कर दो। शॉर्ट में ले आओ। शॉर्ट्स में ले आओ। शॉर्ट में ले आओ कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि छोटे ले आओ उनको। अब छोटा-छोटा बना लो उनको। बड़ी-बड़ी किताबें दोबारा रिपीट नहीं होगी। ये जो दिन है, 15 दिन ऐसे मान लो, 15 दिन बाद में सिर्फ रिपीट ही करना है आपको। जो हमने वो स्ट्रेटेजी अपनाई, वो जो स्ट्रेटेजी यही थी कि जितने भी नोट्स थे, जितने भी मटेरियल था, उस मटेरियल को छोटा करते गए। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि शॉर्ट में पढ़ते रहो, उनको छोटा करते जाओ। उनको छोटा करते जाओ। छोटा करते जाओ का मतलब है कि जो चीजें याद हो रही है ना, वो चीजें अब छोड़ते जाओ। जो याद हो गई उनको सरसरी नजर से देखते जाओ। प्लान बनाओ 1 हफ्ते का, 4 दिन का प्लान बनाओ, 2 दिन में क्या क्या पढ़ना है ये प्लान बनाओ, अगले 15 दिनों में कितना मैटर तैयार करना है ये प्लान बनाओ। सिलेबस को अच्छे ढंग से रट लो, एकदम अच्छे ढंग से। जो सिलेबस अपना जो है ना, फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, वो अच्छे ढंग से रट लो, उसको रट्टा लगा दो एकदम बढ़िया तरीके से। तो रट्टा लगा दोगे तो क्या है कि अपने याद रहेगा भी कौन कौन सा टॉपिक अपने पढ़ रखा है, कौन कौन सा टॉपिक अपने तैयार है, कौन कौन सा टॉपिक अपने तैयार नहीं है, ये भी रहेगा उसमें। एक तो बढ़िया तरीके से सिलेबस को रटो। एक अपने जितने भी जो तैयारी कर रखी है किताबें, जो जितना भी मटेरियल है आपके पास, उसको सोर्ट करते जाओ। उसको माइंड में सेव करते रहो। माइंड में सेव कैसे करते रहे सर? कोई चिप थोड़ी ही है जो अपने कंप्यूटर में सेव किया या फिर कॉपी पेस्ट किया तो सेव हो जाए एक माइंड में, ऐसे थोड़ी होता है। बच्चे कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि सोर्ट करते जाओ, उसको माइंड में सेव करते जाओ, उसको रिपीट करो माइंड में ही। पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ लिया, 15 मिनट उसका रिवीजन करो, मेडिटेशन करो, सुमिरन करो उसको। फिर 2 घंटे पढ़ लिया, उसका रिवीजन करो दिमाग में। 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे बाद में दोबारा उसका रिवीजन करो, सोते टाइम, खाना खाते टाइम, बाहर जाते टाइम, घूमते टाइम, कहीं भी किसी से मिलते टाइम, दिमाग में वही वो चलना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ और नहीं चलना चाहिए। अननेसेसरी जितने भी काम है वो सारे छोड़ दो भैया। अब दिमाग में सिर्फ सब्जेक्ट ही चलना चाहिए। अब जो फर्स्ट पेपर है, जो सेकंड पेपर है, वो ही चलना चाहिए एकदम अच्छे ढंग से। और पूरा दिमाग में एकदम उनका रील बनाते जाओ, रील बनाते जाओ, रील बनाते जाओ, एकदम एकदम कह सकते हैं कि उनके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए भी सिलेबस में ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे तैयार है। तब आपके पेपर में बिल्कुल सही होगा। अब आप जैसे
एक मैं उदाहरण रूप में आपको समझाऊं कि जैसे अपने फिल्म देखते हैं, फिल्म में करेक्टर होते हैं, वो जो करेक्टर होते हैं वो एक करेक्टर अब ये इसको मारेगा, ये हीरोइन है, इसका इससे विवाह हो जाएगा, अपने को ऑटोमेटिक बाद में याद हो जाता है। याद हो जाता है ना, एक फिल्म देखते हैं। आजकल ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, या फिर विलेन कौन है। आजकल ये प्रश्न नहीं पूछे जाते। आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं कि हीरो हीरोइन नृत्य कर रहे थे, उसके पीछे पेड़ कौन सी वनस्पति के थे, कौन सी प्रजाति के थे। हीरो जिस गाड़ी में घूम रहा था उस गाड़ी का कलर कौन सा था। हीरो जो हीरो ने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी। हीरो जो जिस गांव में गया था उस गांव का नाम क्या था। वो सारी चीजें हैं। तो वैसी चीजें आजकल पूछी जाती है। उस गांव में गया था, उस गांव का नाम क्या था। ऐसे बहुत सारी चीजें जो डीप पूछी जा रही है, कहने का मतलब है। तो डीप ही तैयारी होनी चाहिए अपनी। वो तैयारी ऐसी नहीं है कि अपने नोट्स है तो अपनी तैयारी हो गई। उन नोट्स को दिमाग में रिपीट करो। अपने उस नोट्स को दिमाग में रिपीट करो। और जो कई बार ये होता है ना कि पढ़ा हुआ है, फिर भी बहुत सारा पढ़ा हुआ है लेकिन पेपर में याद नहीं होता। पेपर में क्यों याद नहीं होता? क्योंकि पेपर में उस चीज को बार बार रिपीट नहीं किया गया। जितना रिपीट करोगे वो स्थायी मेमोरी में आ जाएगी। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल में ये होता है क्या कभी कि पेडल मारना भूल गए एक साल बाद में भी? साइकिल तो वैसे ही चलती है। बाइक चलाते हो, 6 महीने बाद बाइक चलाते हो, ऐसे होता है क्या कि बाइक दोबारा कोई सिखाने आता है आपको? बाइक को एकदम अच्छे ढंग से ही चला लेते हो, भले 6 महीने बाद चलाओ। वो क्यों आप चला लेते हो? क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस हो गई। वही प्रैक्टिस सेम की सेम आपको पढ़ाई में करनी है। वही सेम की सेम प्रैक्टिस आपको इसमें, जो फर्स्ट पेपर है, जो सेकंड पेपर है, इस सेकंड से पेपर में, फर्स्ट पेपर में करनी है। आपको प्रैक्टिस करते जाओ, जितनी ज्यादा से हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओ। विश्लेषण करो सिलेबस का, क्या सिलेबस है, कैसे पूछा गया है। शाम को 1 घंटे है वो ग्रुप डिस्कशन किया करो। अभी ये जो बात होती है, ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि जितने भी साथी आसपास आपकी तैयारी कर रहे हैं उनसे जहां भी मिलते हो वहां पढ़ाई से रिलेटेड बात ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ बात नहीं होनी चाहिए। देखो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बात होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ बात होनी चाहिए। अपन बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में तो जैसे गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, इसको पढ़ो भाई। अभी भी समय है, अभी भी छोड़ना नहीं है इसको। अगर छोड़ रहे हो, आप ऐसे सोच रहे हो रीजनिंग छोड़ देंगे, मैथ छोड़ देंगे, साइंस छोड़ देंगे, इंग्लिश छोड़ देंगे, ये तो हमें आता ही नहीं सर। हम तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम तो इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम तो पॉलिटिकल साइंस तैयार कर लेंगे। तो इन बेसिस पे, सिर्फ इन बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता भाई। इनको तैयार करना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट है वो तैयार करना पड़ेगा। साइकोलॉजी के भले 3% आते हैं लेकिन डीप तैयार करना पड़ेगा उनको। अब अगर अपने बात करें सेकंड पेपर की, जो सेकंड पेपर है उसकी अगर अपने बात करें, तो सेकंड पेपर जो हिंदी है, जो सेकंड पेपर हिंदी है उसकी अगर बात करें अपने, तो उसमें क्या है कि इतिहास है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको अच्छे ढंग से तैयार कर लो। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये अच्छे ढंग से तैयार कर लो। ये जो हिंदी का इतिहास है, ये तो अभी मैंने एक किताब भी निकाली है। किताब निकाली है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से किताब निकाली है जिसमें जितना भी आज तक दिन तक आरपीएससी के जितने भी प्रश्न पूछे गए ना, वो सारे के सारे प्रश्न इसमें टॉपिक में मेंशन किए हुए हैं। तो भले ही आप ये किताब नहीं खरीदो लेकिन एक बार मार्केट में जाके इसका विश्लेषण जरूर करो भी इस किताब में ये क्या है। इस किताब में जो प्रश्न दिए हुए, इस किताब में जो मैटर दिया हुआ है उसमें ब्रैकेट में लगा हुआ है एपी 2026, एपी 2025, एपी 2024, स्कूल व्याख्याता 2022, स्कूल व्याख्याता 2022, स्कूल व्याख्याता 2014, वरिष्ठ अध्यापक 2014, वरिष्ठ अध्यापक 2028, 2026, जितना भी लगा हुआ है वो सबका सब चेक तो करो कि उसमें आपको प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ऐसे करके इस ये किताब भी खरीद कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्याकरण वाला पोर्शन है, व्याकरण है, ये जो व्याकरण है ये अब की बार बढ़ गया है। जब से साइकोलॉजी जब से साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में भेजी है तो 30% उसके आया करते थे। वो 30% का वेटेज है, तभी व्याकरण का वेटेज बढ़ गया। तो इस व्याकरण को थोड़ा सा डीप तैयार करो भाई। अभी 1 महीना बचा है, ऐसे नहीं है कि नई चीजें तैयार करने लगे, लेकिन व्याकरण को बढ़िया तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। सत्य तो, अब आप सोच रहे हो कि हम व्याकरण पढ़ ही नहीं रहे सर, हम तो काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, बस ये चीजें पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा भाई। सत्य तो बाद में फिर वही पुराने वाली बात है कि पिछली बार जो खराब हुआ मामला वही आपकी बार खराब ना हो जाए। तो ये वाली बात है। अब अगर बात करें अपने काव्य शास्त्र की, तो काव्य शास्त्र के प्रश्न होते हैं वो पेटेंट प्रश्न आते हैं। पेट प्रश्न मतलब 100% सही होने चाहिए आपके। देख लो, अगर आपको काव्य शास्त्र में भी डाउट है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सिलेक्शन में। काव्य शास्त्र बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आपका। जितना आपको तैयार है उतना सारा का सारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए।
फिक्स उनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के उदाहरण आते हैं, भले ही अलंकार हो, छंद हो, रस हो, काव्य गुण हो, काव्य दोष हो, काव्य रीति हो, जितने काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य विरोधन, जितने भी प्रश्न आते हैं, रस्तु का अनुकरणवाद, डोजेनस का उदात्तवाद, जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे रिपीट होते हैं भाई। काव्य शास्त्र के 100% प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। बात करें बीए लेवल के पार्ट की, जो बीए लेवल का पार्ट है और प्लस में जो एमए का पार्ट है, वो पार्ट अच्छे ढंग से तैयार कर लो भाई। वो पार्ट सारा का सारा असिस्टेंट प्रोफेसर का सा लग रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पार्ट अभी ये जो बीए और एमए का पार्ट है ना, ये सेम का सेम असिस्टेंट प्रोफेसर में है और यही सेम का सेम सेकंड ग्रेड में भी है। आपको कितनी एक प्रकार से सहूलियत दे दी आरपीएससी ने, कितनी सहूलियत दे दी। हम तो तैयारी करते थे तो सेकंड ग्रेड का अलग पोर्शन था, सेकंड ग्रेड में तो सिलेक्टेड मैटर हुआ करता था 9 से 12 का। फिर स्कूल वे कहते की तैयारी करते उसमें 12वीं तक की किताबें आती थी सारी की सारी, सिलेबस चेंज हो गया। फिर उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर में तैयारी करते तो वहां बीए और एमए का सिलेबस आया करता था, तो वहां चेंज हो गया। यहाँ तो देखो कितनी खुशी की बात है कि ये सेकंड ग्रेड है, सिलेबस देखना, ये फर्स्ट ग्रेड है और ये एपी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। तीनों का सिलेबस मिलान करके देख लेना। इसमें थोड़ा छोटा सिलेबस है, इसमें थोड़ा वाइड हो जाता है, इसमें और ज्यादा वाइड हो जाता है। कहानियां, उपन्यास, निबंध, आलोचना, जीवनी, जितने भी पार्ट है वो सारे के सारे पार्ट है काव्य भाग में, वो सारा का सारा यहाँ छोटा लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ जाता है, ऐसे है। सेम ही है। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। हमारे टाइम में बहुत मुश्किल था भाई। हमने जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दिया उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया, बिल्कुल नया पढ़ना पड़ा, पता ही नहीं चला स्कूल लेक्चरर के। हमें तो बहुत वहम था कि हम स्कूल लेक्चरर बन गए उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ये एग्जाम में बैठे पता ही नहीं चला कहां कहां से प्रश्न आ रहे थे। आधे अधूरे नाटक का नाम ही सुना था, उसमें तो प्रश्न पूछे गए थे, पात्रों के कथन पूछे गए थे। राम की शक्ति पूजा नाम ही सुना था, उसमें तो पंक्तियां पूछी गई थी, कौन किसे क्या कहता है ये पूछा गया था। हमने तो सुना ही नहीं। आपके तो जो सिलेबस सेकंड ग्रेड में लग रहा है वही फर्स्ट ग्रेड में लग रहा है, वही सेम का सेम है असिस्टेंट प्रोफेसर में लग रहा है। ये तो कितनी अच्छी बात है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो। अब जो समय है मैनेज करने का, याद रख लेना इतिहास में 50+ प्रश्न आएंगे, काव्य शास्त्र में भी 50+ प्रश्न आएंगे। ये जो काव्य शास्त्र, ये सॉरी व्याकरण में, ये काव्य शास्त्र और ये जो बीए एमए का पार्ट है ना, इनको अच्छे ढंग से और तैयार कर लो। इनके प्रश्न 50+ इनके प्रश्न आ जाते हैं। कुल मिला के 150% ऐसे डिवाइडेशन होते हैं। अब किसी में 50 की जगह 35 आ जाएगा, किसी में 50 की जगह 65-55 भी आ सकता है, ऐसे घूम जाते हैं ये प्रश्न। लेकिन कितना सहूलियत हो गई, कितनी सहूलियत हो गई भाई। ऐसी सहूलियत उस समय नहीं हुआ करती थी। तो आपके तो बहुत ज्यादा सहूलियत है। इतना एआई का जमाना आ गया, चैट जीपीटी का जमाना आ गया। जो भी चीजें आपको देखनी होती है फट मोबाइल निकाला और सारी सारी चीजें तैयार हो गई आपके। हमारे तो कुछ नहीं होता था, हमारे तो किताबें खंगालनी पड़ती थी। कोई कवि की रचना याद करनी थी, अगर भूल जाते थे दिमाग में तो पता नहीं 10-10 किताबें खंगालते थे उस कवि की रचना को ढूंढने के लिए, वो किसकी रचना है। 10-10 किताबें ढूंढते थे, उसके बाद में भी नहीं मिलती थी, दोस्तों को फोन करते थे वो रचना कौन सी है, उनको भी याद नहीं रहती थी। बाद में टीचर्स से पूछते, टीचर्स को भी याद नहीं रहती थी। आजकल तो कोई रचना है याद नहीं आ रही, चैट जीपीटी में लिखो वो आ जाएगी, तैयार आ जाएगी। लेकिन वो हम क्या है कि इधर उधर से पूछते, टीचर से पूछते, दोस्तों से पूछते, तो हमारी स्थायी मेमोरी में आ जाती थी। आप जैसे चैट जीपीटी से पूछते हो वैसी वो रचना अलग हो जाती है। वो बस हाँ हमें तैयार हो गई, याद हो गई। चैट जीपीटी में आ गई इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको याद है। चैट जीपीटी में आने के बाद में भी उसको याद किया करो। पहले जमाना था बल्क में सिलेक्शन हुआ करते थे इधर एरिया में, जो गंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया में। आजकल वो जमाना नहीं है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी की सारी बातें इसमें आ रही है भाई। तो उम्मीद है ये जो वीडियो बनाया है ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। और भी कोई क्वेरीज है, कोई भी प्रकार के आपके समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार रहते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपकी समस्या के लिए हमें स्पेशल वीडियो तैयार करते रहेंगे। धन्यवाद।